हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और मैसेजेस में भी, ईमेल पे भी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज किए और इतने टाइम तक मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी। फिर भी आप लोग मेरे साथ कंटिन्यूटी में बने रहे तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप सब लोगों की बहुत टाइम से मांग थी कि मैम आप अपनी LT स्ट्रेटजी एक वीडियो लेके आइए, अपनी आपने जो भी बुक रिसोर्सेज फॉलो किए थे उसके बारे में बताइए। तो आज की वीडियो जो है मेनली इसी टॉपिक के बारे में है। इस वीडियो में मैं अपने जो भी मेरे फेलियर हैं, जिन जिन चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम हुई है या जो जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे वो सब आप लोगों से शेयर करूँगी। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। अभी मेरे पास मेरे जो नोट्स थे, बुक्स रिसोर्सेज थी, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जब मैं घर जाऊँगी मैं श्योरली आप लोगों को अपने नोट्स भी शो करूँगी, लेकिन तब तक के लिए जो भी मेरे बुक रिसोर्सेज थे मैंने थोड़ा पुरानी PDF वगैरह देख के जो भी रिसोर्सेज मैं जुटा सकती थी उसके माध्यम से मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो पूरी देखिएगा और आप लोगों की अदर कोई भी क्वेरी होगी तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे LT 2024 की टोटली जो मेरी जर्नी रही है उसके बारे में। ठीक है, बुक्स और इसके अलावा नोट्स, रिवीजन, इसके अलावा सीट्स कितनी थी, ठीक है, मेरी कैटेगरी क्या थी, आप लोगों की जो आप लोगों के क्वेश्चन थे वो भी मैंने नोट कर रखे हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को देख के ही मैं अपना आप लोगों को आंसर दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैंने ये कमेंट लिया है, इसमें मेनली आपकी क्वेरी है केमिस्ट्री से रिलेटेड कि केमिस्ट्री का क्या प्रोपोर्शन रहेगा। ठीक है, और केमिस्ट्री के लिए 11th-12th की बुक इनफ रहेगी या नहीं, और इसके अलावा मैंने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी की थी, और इसके अलावा कोर्स के बारे में आप लोगों ने पूछ रखा है अगर मैं कोई लॉन्च करूँ। और थैंक यू आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 11th and 12th की बुक। हाँ, आप लोग केमिस्ट्री की सिर्फ 11th-12th की बुक ही कीजिए। अगर आप लोगों ने, देखिए, अगर आप लोग बायो बैकग्राउंड के हैं यानी आपने BSc में जूलॉजी बॉटनी ज़्यादा पढ़ रखी है और MSc भी जूलॉजी बॉटनी से कर रखी है, तो आप लोगों का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा वो आप लोगों का बायो होगा। ठीक है, तो आप लोग तब अपने बायो को ही स्ट्रॉन्ग बनाइए क्योंकि आपके पास 50 मार्क्स का ही सब्जेक्ट का पोर्शन आएगा। ठीक है, बाकी 50 मार्क्स का आप लोगों का बहुत वाइड सिलेबस है। पैडागॉजी है, इसके अलावा फिर उसमें करंट अफेयर है, थोड़ा सा उत्तराखंड है, और इसके अलावा एप्टीट्यूड वाले भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, और अगर आप लोगों ने MSc बायो से कर रखी है तो केमिस्ट्री का सिर्फ 11th-12th कीजिए। ठीक है, वो मोर देन इनफ है। उसी से आप लोगों के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि मैंने भी, जैसे आप पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया था, तो मैंने भी केमिस्ट्री के 11th-12th के ही कुछ टॉपिक स्टार्ट किए थे और मैंने भी LT जब तैयारी स्टार्ट करी उसी समय ही पढ़ना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मुझे आइडिया लग गया कि ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आप बायो बैकग्राउंड के हैं तो केमिस्ट्री का 11th-12th कीजिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर्स देखिए, उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कहाँ क्या कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मोर और लेस बायो के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के थोड़ा प्रोपोर्शन कम रहता है। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो 3rd पोर्शन में लगभग डिवाइडेड रहता है। ऐसा समझ लीजिए कि 1/3 आप लोगों का केमिस्ट्री आएगा, ठीक है, और हाफ में जूलॉजी बॉटनी, ऐसा लगभग आप लोग प्रोपोर्शन लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड आप लोगों का क्वेश्चन है, फर्स्ट तो आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। सेकंड, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि सेल्फ स्टडी की थी या कोचिंग की थी, तो मैंने सेल्फ स्टडी ही ली थी। ठीक है, मैंने कोई बायो और केमिस्ट्री का कोर्स नहीं लिया था, लेकिन जब LT का आप लोगों का नोटिफिकेशन आया था ना, तो उससे पहले ही मेरी बायो कवर हो गई थी। उससे पहले ही मैंने अंजू मैम की जो क्लासेस होती थी उनको देखा था, तो लगातार मैं पढ़ते हुए ही आ रही थी लॉन्ग टाइम से, तो मेरा बायो वाला पोर्शन कंप्लीट था। तो मुझे जब ये नोटिफिकेशन आया तो एज सच कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। केमिस्ट्री के मैंने बहुत लिमिटेड टॉपिक पढ़े और प्लस पैडागॉजी के लिए भी मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी करी, जो भी टॉपिक देखे, क्योंकि उसी समय ये सिलेबस लॉन्च हुआ था, फर्स्टली ही था सबके लिए। तो जो यूट्यूबर भी पढ़ा रहे थे या कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे थे वो भी सब न्यूली ही पढ़ा रहे थे और मुझे लगा कि मैं उससे बेटर मैं खुद से कर सकती हूँ। ठीक है, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ना आपके अंदर ये आत्मविश्वास होना जरूरी है। ठीक है, इसको आप लोग घमंडी नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे जब ये वैकेंसी आई, भले इतना वाइड सिलेबस आया, मेरे मन में ये श्योर था भले वैकेंसी 2 आए 3 आए, मुझे एक सीट तो लेनी ही लेनी है। ठीक है, जिस दिन आपके मन में ये चीज़ आ जाएगी ना, आपका जॉब लगनी तय है। ठीक है, तो आप लोग जब भी कोई वैकेंसी आए तो ये मत सोचिए कि मैंने कोर्स नहीं लिया, मैं अकेले कैसे करूँगी। ठीक है, कर लेंगे, सब कर लेंगे, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, तो सेकंड चीज़ आप लोगों की सॉल्व हो गई होगी क्वेश्चन। और थर्ड चीज़ जैसे आप लोगों ने पूछा है इसमें कि चीज़ आपने केमिस्ट्री और बायो की ऑनलाइन क्लास के बारे में कहा है, तो अभी एज सच ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैंने बायो के अपने चैनल में बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं, केमिस्ट्री की भी बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं। ऐसा मत सोचिए उसमें प्रयोगशाला सहायक लिखा है या वन दरोगा लिखा है तो वो उसी के लिए है। ठीक है, आप लोगों को LT में भी थोड़ा बहुत पोर्शन 11th-12th का आता है।
ठीक है। तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं आप लोग उसको चेकआउट कीजिए, उससे भी आप लोगों को बायो और केमिस्ट्री में होप सो बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। और इसके अलावा आपने बायो का भी इसमें क्वेश्चन किया था कि बायो की कितनी बुक्स पर फोकस करना है, तो बायो की आप क्या कर सकते हैं 11th-12th की पहले पढ़िए। ठीक है। देखिए जो इससे पहले वाली वैकेंसी थी 2021 वाली, तो उसमें तो मोस्टली क्वेश्चन बहुत ही लेवल कम था मैं कहूँगी, तो उसमें आप लोगों का मोस्टली 11th-12th का ही पूछा जाता था। और ठीक है, और 17 मार्क्स का तब आता था बायो का पोर्शन। काफ़ी सारे बच्चे उसी लेवल से तैयारी करते हुए आ रहे थे जब तक ये वैकेंसी आई नहीं है 24 वाली। फिर जब ये वैकेंसी आई तो पता चला कि सिलेबस पूरा चेंज हो गया है। ठीक है। तो हाँ, मैं टॉपिक से थोड़ा भटक गई थी। बायो में आपको क्या करना है, 11th-12th की तो पहले बेसिक से बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। जब आप लोगों की 11th-12th की कवर हो जाए उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की बुक पे भी जंप करना है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के आने लगे हैं। ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, जितने भी एडवांस लेवल के पेपर्स आ रहे हैं, मेरी मानिए तो पेपर्स को भी साथ में रखिए। आपका टॉपिक कंप्लीट होते जाए, साथ ही साथ आप लोग पेपर को लीजिए, पेपर में जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करते जाइए। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट है नैना जी का, और इसमें इन्होंने बोला अपना स्कोर भी बताना। तो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। जनरल कैटेगरी की अगर मैं कट ऑफ यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी आप, तो जनरल कैटेगरी की अगर आप लोग कट ऑफ देखेंगे, स्टार्टिंग में जिसकी हाईएस्ट मार्क आए थे वो थी 59.75। ठीक है। ये LT साइंस का रिजल्ट है। ठीक। और यहाँ पे अगर लास्ट कट ऑफ देखेंगे ना जनरल की, तो आई गेस 48.5 गई है ओपन में। ठीक है। तो मेरे से हाईएस्ट मार्क ही थे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका कवर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि आपका कौन सा अटैम्प्ट था, तो ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, क्योंकि जब LT की फर्स्ट टाइम वैकेंसी आई थी तो उस समय मेरा जस्ट B.Ed कंप्लीट ही हुआ था, तो इतना मेरे को नॉलेज नहीं थी और इतनी गाइडेंस भी नहीं थी, और उस वक्त मैं किसी और चीज़ की तैयारी करना चाह रही थी, तो इसी वजह से मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था। ठीक है। और थर्ड चीज़ आपने पूछी है कि बायोलॉजी के लिए NCERT के अलावा और कौन सी बुक्स पढ़नी है। ठीक है। तो देखिए बायोलॉजी के लिए NCERT तो पढ़ ही लीजिए, इसके अलावा मैंने यूट्यूब सोर्स से भी आपको बताया था कि मैम अच्छा पढ़ाती हैं, आप उनसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर बुक लेनी है तो आप लोग क्या कीजिए, जो भी ऑथेंटिक बुक हैं ग्रेजुएशन लेवल की, जैसे कि RL कोटपाल हो गया। ठीक है। और इसी के अलावा आपकी सिंह पांडेयन जैन होगी बॉटनी की, उसको ले सकते हैं। ठीक है। उसी से आपको बहुत सारा कवर हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सॉल्व कीजिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने पूछा कि आपने पेडागोजी कैसे कवर की थी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये पेडागोजी का पहले सिलेबस है। ठीक है। यहाँ पे मैं एक यूनिट को समझा दे रही हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, हो सकता है आप लोगों की इससे बेटर हो। ठीक है। फिर जब मुझे कॉपी मिलेगी घर जाके, तो मैं एक बार कॉपी में भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे मैंने कैसे स्टडी करी है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फिलोसफर के नेम दे रखे हैं काफ़ी सारे। ठीक है। अब इन फिलोसफर के बारे में मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने किसी चीज़ की स्थापना करी, ठीक है, या कुछ अलग चीज़ करी, तो जस्ट उसको नोट किया। अलावा नेचुरलिज्म क्या होता है, इसकी जो मेन की फीचर्स होते हैं क्या होता है, इसी से 2-3 क्वेश्चन आ गया था, चारों चीज़ों से। ठीक है। और क्या किया था मैंने, जैसे ये फिलोसफर के नेम दे रखे हैं, तो बाद में जब बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ लिया था तो क्या करा था, जैसे कॉपी होती है, कॉपी के 2 पेज होते हैं। ठीक है। तो इसी कॉपी के पेज में यहाँ पे मान लो मैंने अरविंद जी के बारे में लिख दिया, ठीक है, या विवेकानंद जी के बारे में लिख दिया, नीचे मैंने इतने में ही गांधी जी के बारे में लिख दिया 5 पॉइंट में ही। ठीक है। फिर और नीचे गई तो मैंने गिजू भाई के बारे में लिख दिया। ठीक है। ऐसे ही और भी चीज़ों के बारे में, और लोगों के बारे में भी लिख दिया, जैसे प्लेटो के बारे में या अरस्तु के बारे में। ठीक है। और भी ऐसे करके। ठीक है। तो यानी 1-2 पेज में ही मेरा सारे फिलोसफर के नेम हो गए, और मेरा ये टारगेट था कि विदिन 10 पेज या विदिन 7 पेज मेरी पूरी पेडागोजी कवर हो जानी चाहिए। ठीक है। तो आप लोग भी पूरा पोथा भर के कोशिश कीजिए ना पढ़ने की, और जितना सिलेक्टिव पढ़ेंगे, जितना कम पढ़ेंगे उतना बेटर रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है। बाद में मैं आप लोगों के इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे बता दूंगी। ठीक है। अच्छा, जैसे अब यूनिट 2 है। अब यूनिट 2 तो आप लोगों की जो प्रीवियस टाइम में सिलेबस था ना, मोर और लेस सेम ही है। ठीक है। अब हमें पता है कि ये वाली थ्योरीज में से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है। और इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है। पढ़िए तो पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कीजिए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आई थिंक इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। CCE क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लिया अच्छे से, और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कर लिया। अब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या कैसे किए थे, नॉर्मल जैसे मैंने बताया, एक दिल्ली IAS अकेडमी का उस समय क्वेश्चन सीरीज प्रैक्टिस चली थी, तो मैंने एक वो भी लिया था जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। कोर्स मैंने किसी का नहीं लिया था, प्रैक्टिस सेट मुझे उनका अच्छा लगा था तो मैंने उनका ले लिया था। ऐसे ही जैसे यूनिट 3 आ गई, अब इसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है। इनको पढ़ लिया, इनको बनाने में टाइम लगा मुझे। ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, नोट्स बनाइए अच्छे से, जहाँ से भी समझ में आए एक तरफ से स्टार्ट कीजिए, और बाद में उनको कोशिश कीजिए विदिन 10 या 15 पेजेस में समअप करने का। ठीक है। ताकि जब आप लोग रिवीजन करें आपकी आंखों पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। ठीक है। आपके पास सिलेक्टिव वर्ड्स रहें, सिलेक्टिव वर्ड्स को ही आप लोगों को बार बार रिकॉल करना है, और जब उनको रिकॉल करते रहें और साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहें। ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी अच्छी चैनल का वो ले सकते हैं जो क्वेश्चन टेस्ट कराते हों। ठीक है। जब वैकेंसी आए तब। ठीक है। और या क्या कर सकते हैं आप लोग, जो ऑथेंटिक बुक होती है ना, उनके पीछे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप लोग कहीं लाइब्रेरी वगैरह जा रहे होंगे तो वहाँ पे B.Ed की बुक्स अवेलेबल होंगी,
तो आप लोग क्या कीजिए, जैसे अरस्तु के बारे में दे रखा है या मान लीजिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में दे रखा है, तो उसके पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। भले ही वो 4-5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उनमें 4-5 क्वेश्चन में ही ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बायो में भी बताया, आर एल कोटवाल की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। तो आर एल कोटवाल की बुक जब आप लोग पढ़ेंगे ना, पीछे के साइड में 4 ही 5 क्वेश्चन दिए होंगे किसी भी बारे में। मान लीजिए स्नेक्स के बारे में पढ़ ले, पॉइजनस स्नेक्स एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में, तो वहाँ पे भी पीछे जब पढ़ेंगे ना 2-3 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। लेकिन वो 2-3 ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल का वो ले सकते हैं जो अच्छे कराता हो, हाँ फालतू चीज़ों को ना कराता हो। वैसे फालतू कोई नहीं कराता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक हमें हमारे अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम ये पहचान सकें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग उसको थोड़ा कैटेगराइज करने में ध्यान दीजिएगा, और बाकी तो सभी अच्छा कराते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ मैंने बताया कि जो ऑथेंटिक बीएड की बुक्स हैं उसके पीछे को आप लोग क्वेश्चन सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम में की थी, जब विदिन 15 डेज बाकी थे, तो जो नेट होता है ना, नेट का सिलेबस भी मोर और लेस इसमें काफ़ी सारे टॉपिक इसके सेम हो रहे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के यूजीसी नेट के, ठीक है, यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन आए हैं कुछ कुछ टॉपिक से, जैसे आई थिंक एजुकेशन टेक्नोलॉजी से कुछ कुछ मैच करता है, ठीक है। ये सीसी क्या होता है आई थिंक इससे, और यहाँ पे भी 1-2 टॉपिक काफ़ी सारे हैं, तो उनको लेके उनके पीछे के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा एक और पेडागोजी के लिए मैंने धीरू भाई करके एक चैनल है, वो सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उनकी बुक भी ले सकते हैं, उनके पीछे वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर बुक ना ले पाए तो उनके जस्ट चैनल को फॉलो कीजिए, उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है, रिवीजन को समअप करना है। तो ऐसे करके आप लोग अपना पेडागोजी वाला पोर्शन जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे आईसीटी वाला पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन भी आई थिंक यूजीसी नेट में काफ़ी सारा हद तक दे रखा है, ठीक है। ये वाली जो यूनिट है ना आपकी यूनिट 3 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा यूनिट 4 में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि ये जेंडर इशू, जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, ठीक है, इससे डेफिनेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। तो आप लोग मतलब फ्रेम करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। लास्ट में 5th वाला ये आपको दे रखा है। अब इनके बारे में भी RCI, INCT, कैब, ठीक है, ये जब मैं अपने नोट्स दिखाऊंगी आप देखेंगे मतलब 1 या 1.5 पेज में मेरा यूनिट 5 पूरी कवर हो गई थी, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही समअप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो होपफुली नैना जी की जितनी भी क्वेरीज थी वो सॉल्व हो गई होंगी। मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट कमेंट के ऊपर। राहुल जी का भी सेम यही क्वेश्चन है कि टीचिंग एप्टीट्यूड को मैक्सिमाइज कैसे करें, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है। आप लोगों को नोट्स बनाइए, नोट्स को समअप कीजिए कम पेजेस में, उसको बार बार डिवीजन कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी कीजिए। थोड़ी बहुत तो मैंने ही आप लोगों को शेयर कर दी है, इसके अलावा भी कहीं से मिले तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैंने भूल गई थी, टेक्स्ट बुक में भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टॉपिक डालिए और क्वेश्चन करते जाइए। जितने आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाए ना, आप लोग क्या करिए, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते जाइए, ठीक है। एक साथ ही सारे क्वेश्चन मत सॉल्व करने लग जाइएगा, जैसे कि यूजीसी नेट के भी एक तरफ सॉल्व कर रहे हैं, एक तरफ से धीरू भाई जी के भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, या और चैनल के भी सॉल्व कर रहे हैं। एक को पकड़िए, अगर मान लीजिए आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उसके पहले सारे सॉल्व कीजिए, फिर नेक्स्ट बुक में पढ़िए, फिर उसके बाद ऑथेंटिक बुक में पढ़िए, ठीक है। तो एक एक स्टेप करके आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, माइंड में खिचड़ी बन जाती है कि हमारे पास इतना सारा काम है, ठीक है। एक एक टारगेट सेट कीजिए, एक एक आप लोग अपना टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इतने टाइम में यहाँ से यहाँ तक कवर कर लेना है, फिर मैं नेक्स्ट जब 15 डेज हो जाएंगे तो मैं फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, फिर टेक्स्ट बुक के हो जाएंगे तो मैं इसके करूँगी, ठीक है। अपना एक चार्ट बना लीजिए या डायरी बना लीजिए, उसमें टिक 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 करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। श्वेता जी का कमेंट एलईओ से रिलेटेड था, तो एलईओ से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही बता रखी हैं। और अगर और भी जैसे आप लोग ये पूछ रहे हैं कि केमिस्ट्री हट गई है कि नहीं हटी है, ठीक है, तो देखिए इसकी अभी मुझे फुल्ली नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या कीजिए, अभी जो आपका बायो वाला पोर्शन है वो तो श्योर है ना, एनिमल हस्बेंड्री वाला भी श्योर है कि आएगा ही आएगा, एटलीस्ट उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। और आपको क्या लगता है कि एग्जाम नोटिफिकेशन मान लीजिए आज की डेट में आ जाएगा, तो एटलीस्ट 2-3 मंथ का तो मिनिमम टाइम मिलेगा ही मिलेगा, अगर कितनी भी फास्ट एग्जाम हो जाए, ठीक है। तो तब आप लोग केमिस्ट्री कवर कर लीजिएगा, अगर आपके मन में भी डाउट हो रहा है कि केमिस्ट्री है कि नहीं है, ठीक है। तब तक टाइम वेस्ट मत कीजिए, तब तक अपना जो बायो और एनिमल हस्बेंड्री वाला है, ठीक है, जैसे मेरे टाइम में हुआ था, ठीक है, कि एलटी की जैसे मैं तैयारी करी थी, मुझे पता नहीं था कि मुझे एलटी की वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरा हॉर्टिकल्चर का एग्जाम मेरा क्वालिफाई हो गया था, उसका रिजल्ट मार्च में ही आ गया था, ठीक है। और मार्च में ही फिर क्या हुआ, इसका नोटिफिकेशन आ गया एलटी का। तो मेरी ऐसे एलटी की तैयारी नहीं थी ना, केमिस्ट्री की तैयारी थी, ठीक है। तो तब तक लेकिन मेरा प्लस पॉइंट क्या था कि बायो वाला पोर्शन मेरा कवर था, मैंने उसके एमसी की प्रैक्टिस भी पूरी कर ली थी, तो वो वाला टाइम मेरा सेव हो गया प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। मार्च से जैसे मान लीजिए नोटिफिकेशन आया और पेपर जब भी हुआ जैसे जून में होने वाला था, तो मेरे पास टाइम था वो 2-3 महीने की मैं अपना
केमिस्ट्री अच्छे से कवर कर सकूँ और पेडागोजी अच्छे से कवर कर सकूँ, ठीक है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता आप क्या कीजिए, आप तब तक अपना एनिमल हस्बेंड्री और बायो वाला पोर्शन जो है उसको कवर कीजिए। और बायो के लिए जो भी सोर्सेज हैं वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, ठीक है। इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो बाकी आपने पूछा है कि एलईओ का एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए इसकी वैकेंसी आनी तो है, जैसे अभी मान लीजिए लेक्चरर की आ रही, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन श्योर है कि अगले साल आएगी ही आएगी, ठीक है। अगर आप सिर्फ एलईओ के भरोसे हैं, ठीक है, तो बायो वाला पोर्शन तो स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर बीएड करना चाहते हैं तो बीएड का साथ में डाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि टीचिंग वैकेंसी भी आते रहेंगी, ठीक है, एक मतलब एक ऑप्शन के रूप में। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एलईओ का एग्ज़ाम जो है होप सो 2026 में आ जाना चाहिए नोटिफिकेशन, ठीक है। और बाकी हेल्प के लिए जैसे आप पूछ रही हैं, तो मैंने इससे रिलेटेड, जैसे मैं पहले भी अभी बता चुकी हूँ, बायो और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। उसमें प्रयोगशाला सहायक नाम डाल रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं होगी, आप लोग उसको देखिए। और बाकी मुझे कुछ भी ऐसा लगेगा कि और अपडेट करना चाहिए तो मैं अपडेट करूँगी। और एलटी से रिलेटेड भी जो भी स्ट्रेटजी बता रही हूँ वो आप लोगों की मोर और लेस एलईओ से के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। कुछ टॉपिक डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मोर और लेस हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट के ऊपर। नेक्स्ट कमेंट काजल जी का आया है। इन्होंने पूछा है कि एलटी टीचर्स को किस मीडियम पढ़ाना होता है। तो देखिए मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि एलटी में जब स्टार्टिंग में पोस्टिंग होती है गवर्नमेंट टीचर की, तो वो दुर्गम एरिया में होती है, ठीक है, यानी पहाड़ों में, ठीक है। तो जब वो पहाड़ वाला एरिया कवर कर लेते हैं तो अगर वो चाहें प्लेन्स में आने के लिए क्या कर सकते हैं, अटल के फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। एक विद्यालय होते हैं आपके गवर्नमेंट विद्यालय, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट विद्यालय होता है, ठीक है। तो जो नॉर्मली विद्यालय होते हैं गवर्नमेंट स्कूल वाले जो भी, उनमें आपको क्या करना होगा, हिंदी में ही पढ़ाना होगा टोटली, ठीक है। अभी आप हम लोग चाहे जिसमें भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्कूल में आके आप लोगों को हिंदी में ही पढ़ाना होगा, ठीक है। मुझे भी अभी मैं जैसे मैं पढ़ा रही हूँ एक महीने से, मुझे भी थोड़ा हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है, लेकिन बच्चे अच्छे हैं तो धीरे धीरे करके वो भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं, ठीक है। और बाकी जब अगर आप लोग बाद में अटल के फॉर्म आते हैं, अटल में अगर आप लोग क्वालिफाई कर लिए, वो भी गवर्नमेंट स्कूल ही सेम ही लेवल रहता है, बस ये रहता है कि आप उसके बेसिस पे प्लेन्स वाले एरिया में जा सकते हैं, ठीक है। तो अटल विद्यालय में जो मीडियम रहता है वो आप लोगों का इंग्लिश मीडियम रहता है, ठीक है। ऐसे स्कूल आपने देखे होंगे आपके अगल बगल होंगे, उसका नाम ही अटल होता है, फिर आगे जो भी जगह का नाम है वो होगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो स्कूल होते हैं उनमें आपको हिंदी मीडियम में ही पढ़ाना होगा और जो अटल विद्यालय होंगे उनमें आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट लकी जी का है। इन्होंने बोला है स्केलर और वनदरोगा के एग्जाम के लिए बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए स्केलर में भी आप लोगों का क्या होता है, बेस आप लोगों का 11th and 12th ही रहता है, ठीक है, ठीक है। और फिर उससे थोड़ा बहुत एडवांस लेवल पे ले जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो सेम ही रहता है, बाकी जो सब्जेक्ट अलग है वो आप लोग क्या कीजिए 11th 12th से ही स्टार्ट कीजिए। मैंने इससे रिलेटेड भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रखी है अपने चैनल में, आप लोग जस्ट मेरे होम पे जाइए, वहाँ पे जाके जो भी वन दरोगा से रिलेटेड वीडियो है उनको देख सकते हैं, उससे आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। और अगर पूछें कि अपकमिंग एग्जाम कब आएंगे, ठीक है, तो अभी तो इसकी वैकेंसी एक आई है इसी साल, तो नेक्स्ट ईयर तो मुश्किल है, उसके नेक्स्ट ईयर आएगी, ठीक है। एक साल छोड़ के लगभग ऐसे ही आती है क्योंकि अभी तो वैकेंसी फिल हुई है, ठीक है, तो अभी तुरंत आना मुश्किल है, ठीक है। बाकी अगर कुछ ऑथेंटिक न्यूज़ होगी तो फिर मैं अपने चैनल में अपडेट कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों की जो क्वेरीज थी होप्स मैंने सॉल्व करी होगी, ठीक है। इसके अलावा भी मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बच्चों के मन में और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी डाउट होंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूनिट फर्स्ट में मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर देती हूँ, एक तो यूनिट 1 थी, ठीक है, और यहाँ पे पार्ट 2 था, ठीक है, पार्ट में है ये पार्ट 2। जो पार्ट 1 था वो आप लोगों का 50 मार्क्स का था, ठीक है, और पार्ट 2 भी क्या था 50 मार्क्स का था, ठीक है। और पार्ट 2 में क्या था आपका मेनली बायो में भी क्या हो जाएगा जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। सेम आपका इसमें और क्या था केमिस्ट्री था, ठीक है। तो होप सो आपको केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो सॉल्व हो गए होंगे। बायो से रिलेटेड अगर आप लोग बुक्स वगैरह तो मैंने बताई दी, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत बार बता रखा है, ठीक है। आप मेरी लास्ट वीडियो कोई भी चेकआउट कर लेंगे तो उसमें बायो से रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियो हैं और एक एक आई थिंक एमसीक्यू रिलेटेड भी वीडियो है, तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं कि बायो के लिए क्या क्या एमसीक्यूज़ कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो सब लिंक भी नीचे जो भी मुझे हेल्पफुल लगेंगे मैं नीचे डाल दूंगी, तो आप लोग उनको चेकआउट कर लीजिएगा, उससे भी आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के बायो के, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पार्ट 1 में देखें तो पार्ट 1 में सबसे पहले आप लोगों का पेडागोजी आ रहा था, ठीक है, आई थिंक 30 नंबर का, ठीक है, जो मैंने सिलेबस आप लोगों को अभी वीडियो में दिखाया है। इसके अलावा रीजनिंग आ रही थी, ठीक है, जो कि थी 10 मार्क्स की, ठीक है। इससे रिलेटेड भी थोड़े बहुत डाउट होंगे तो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी। उत्तराखंड आ रही थी, ये थी 5 मार्क्स की, ठीक है। और इसके अलावा था
इसके अलावा थोड़ा बहुत जीएस या करंट अफेयर टाइप के क्वेश्चन थे जो कि थे 5 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल मिला के 20 मार्क्स के हो गए, ठीक है। अब पेडागोजी से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी है वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दी। रीजनिंग में मैंने क्या किया था, जो भी टॉपिक हैं एक एक टॉपिक पकड़ा और उसके मेरे बेस क्लियर थे क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर ही रही थी, ठीक है। और मेरी भी बहुत लंबी एक फेलियर स्टोरी रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी एग्ज़ाम निकल रहे हैं, 2-3 एग्ज़ाम निकल गए हैं, तो हमेशा से ही मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, ठीक है। लेकिन समय के साथ मुझे मेरे अंदर शायद एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, एग्ज़ाम में निकाल सकती हूँ, और बच्चे निकालें तो मैं भी निकाल सकती हूँ। तो सेम आप लोग भी अपने मन में एक आत्मविश्वास रखिए कि आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सेम मैं भी आप लोगों की जैसी एक स्टूडेंट थी जो जब रिजल्ट आता था मैं और लोगों की सक्सेस स्टोरी देखती थी यूट्यूब में, तो मुझे भी लगता था इन लोगों का नाम है, मेरा क्यों नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो एक टाइम तो ऐसा आया था कि लगता था कि मैं ही फेलियर हूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ मेरे अंदर ही गलती है जो एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, ठीक है। लेकिन विद इन टाइम जब मेरे बेस क्लियर हुए तो सब्जेक्ट कमांड अच्छी हुई, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं स्क्रीनिंग कर सकती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को भी खुद पे भरोसा रखना है। अभी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि अभी आप फेलियर हैं, अभी आपका टाइम अच्छा नहीं है, या हो सकता है आपके बेस क्लियर नहीं है, ठीक है। तो बेस क्लियर कीजिए और कंटिन्यूसली तैयारी करते ही जाइए। ये मत सोचिए इतना लंबा टाइम हो गया है, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पैसे की तंगी है या शादी करनी है या अदर कोई भी रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। उन सबको साइड रखिए। ये सोचिए इतनी लंबी जंग जो आप लोगों ने प्रिपरेशन की लड़ी है वो इसलिए नहीं लड़ी है कि आप लोग हार मान लें, ठीक है। हार नहीं मानना है, लगातार पढ़ते जाना है, चाहे मन लगे ना लगे, आप लोगों को कंटिन्यूसली पढ़ते जाना है। मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे टॉपिक से हट के, कि जब आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा ना, एक में भी नाम आ जाएगा, लोगों के बिहेवियर में इतना ड्रेस्टिक चेंज होगा ना, मतलब जो लोग आपको कुछ नहीं समझते थे वो लोग आपको फ़ोन करके पूछेंगे कि क्या स्ट्रेटजी वीडियो है, मतलब कैसे आपने क्वालिफाई किया, कैसे किया, ठीक है। तो सब लोगों का विचार जो है चेंज हो जाएगा। जो लोग आपको डम समझते थे वो लोग आप लोगों को ब्रिलियंट समझने लगेंगे, ठीक है। और सब लोग रिस्पेक्ट भी देने लगेंगे, ठीक है। आपको खुद भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फ्यूचर के बारे में सोचिए, अभी के बारे में मत सोचिए। कि काफ़ी सारे ईमेल में मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है और टाइम निकल रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो क्या करें। तो सेम फेज़ हमने भी सॉल्व, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक फेस किया है, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ें समझ सकती हूँ, और अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी आप लोगों को हेल्प करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो अभी हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि रीजनिंग में आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी टॉपिक आप लोगों को दे रखे हैं, ब्लड रिलेशन या जो भी, आप लोग क्या कीजिए, वो टॉपिक उठाइए, टेस्ट सीरीज में उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आप लोगों को इससे बेस क्लियर नहीं है तो कोई भी एक यूट्यूब चैनल पकड़िए, एक यूट्यूब चैनल, 10 यूट्यूब चैनल नहीं पकड़ना है, एक पकड़ना है जो सारे बेसिक क्लियर कराता, उसके बेसिक क्लियर कीजिए और उसके बाद सीधे सीधे एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को, टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है, ठीक है। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसी से आप लोगों का हो जाएगा। और क्या करना है आप लोगों को, जैसे मैं जब करती थी, मैं क्या करती थी, 15 मिनट का टाइमर लगाती थी और कोशिश करती थी कि उसमें 10 में से मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। जब मैं उस समय प्रैक्टिस कर रही थी तो 10 में से मेरे 9-10 आ ही जाते थे। लेकिन जब एलटी का पेपर आया था तो बहुत टफ पेपर आया था, ठीक है। तो लिटरली रीजनिंग के 4 क्वेश्चन तो मेरे से सॉल्व ही नहीं हुए थे, 2 क्वेश्चन के तो आंसर ही कुछ अलग टाइप के दे रखे थे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आएँ और वहाँ पे कुछ मतलब टफ पेपर आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को कमांड अच्छी करनी है, ठीक है। तो रीजनिंग के ऐसे आप लोग हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। टाइमर लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि 15 मिनट्स में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 10 नंबर में से, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आप लोगों का उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में 5 मार्क्स के आते हैं। अब उत्तराखंड में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को दे रखे हैं, मतलब जो टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में, आप लोग उसको पकड़िए, जस्ट उसमें ही स्टिक रहिए, परीक्षा वाणी से पढ़िए, ठीक है। और इसके बाद उसके एमसीक्यू लगाइए। फालतू 10 यूट्यूब चैनल को पालने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को 10 रिसोर्सेज को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, उससे माइंड में सिर्फ कन्फ्यूजन ही आएगा, ठीक है। सिर्फ 5 मार्क्स का ये आप लोगों का पोर्शन है, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें भी उत्तराखंड में भी इन्होंने कुछ 1-2 क्वेश्चन तो बहुत अलग टाइप के पूछ लिए थे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो उत्तराखंड के लिए आपको क्या करना है, परीक्षा वाणी लेनी है, परीक्षा वाणी पढ़िए, उसके पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा उत्तराखंड में जो भी अभी रिसेंटली पेपर हुआ है उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पीसीएस का पेपर हुआ है, या अपर पीसीएस का हुआ है, या आरओ का हुआ है, या स्केलर का, या किसी भी चीज़ का पेपर हुआ है, ठीक है। उसके आप लोग क्वेश्चन देखिए उत्तराखंड में उस टॉपिक से कैसे आए थे। जैसे मान लीजिए इसमें आधुनिक उत्तराखंड दे रखा है, ठीक। आधुनिक उत्तराखंड में अपर पीसीएस में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखिए, ठीक है। उसमें किस टॉपिक से मतलब क्या ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसको समझिए, ठीक है, और उसी को सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा उत्तराखंड में। इसके अलावा जो ये वाला टॉपिक है इसमें भी जैसे प्रसिद्ध बुक और कुछ ऐसा वाला ही सिलेबस था, ठीक है। प्रसिद्ध जगह और बुक और ऑथर, ठीक है। अब ये फोर्थ अगर जीएस वगैरह की बात करें तो इसमें आई थिंक टॉपिक ऐसे थे कि
प्रसिद्ध बुक के बारे में, और ऐसे 2-4 टॉपिक दे रखे थे स्पोर्ट्स के बारे में। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी जीएस में भी क्या कर सकते हैं, जो स्पोर्ट्स वाला है या बुक है, ऑथर नेम है, जो आप लोगों को लूसेंट वगैरह में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऑथर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको आप लोग स्ट्रॉन्ग पकड़ लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और थोड़ा इसमें जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन पूछे थे, मुझे याद आ रहा है ये पूछा था, कहता होली दीपावली किस माह में बनाया जाता है, कार्तिक माह में या अश्विन माह में, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। सो इस बार जो पैटर्न था एलटी का, वो मैं कहूँगी सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत डिफिकल्ट टाइप का था ही, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। और एक बार मैं अपनी जो कॉपी अगर मिलेगी तो मैं आप लोगों को एक वीडियो और एलटी से रिलेटेड बना दूंगी, ठीक है। और मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगी कि मैंने कैसे कैसे पढ़ा था। अच्छा, उत्तराखंड के लिए मैंने क्या करा था, मीनाक्षी मैम मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को शेयर किया, अच्छा पढ़ाती, ऑथेंटिक पढ़ाती, कम पढ़ाती हैं, तो आप लोग उनको फॉलो कर सकते हैं। वो भी दिल्ली IAS अकेडमी हल्द्वानी में पढ़ाती हैं मैम, अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। और ऐसे करके आप लोगों की एलटी की पूरी प्रिपरेशन जो है मैंने यहाँ पे शेयर की है, और होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और थोड़ी मोटिवेशन की भी ज़रूरत रहती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।